Hello everyone, I am Nikita Gupta and today we are going to start our pharmaceutical engineering unit second distillation। तो क्या है डिस्टिलेशन? डिस्टिलेशन एक सेपरेटिंग टेक्निक्स है जिससे कि लिक्विड मिक्सचर से लिक्विड कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम डिस्टिलेशन प्रोसेस को ब्रीफली स्टडी करेंगे और वेरियस इक्विपमेंट्स की स्टडी करेंगे जिनसे कि डिस्टिलेशन प्रोसेस की जाती है। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर डिस्टिलेशन। सबसे पहले है इस डिस्टिलेशन का इंट्रोडक्शन। हिस्टोरिकली डिस्टिलेशन वॉज यूज सिंस 1200 BC इन परफ्यूमरी ऑपरेशंस। मीन्स कि सन 1200 से ही परफ्यूमरी ऑपरेशंस के लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ किया जा रहा है। मीन्स कि पहले के टाइम पे जो परफ्यूम्स बनते थे उन परफ्यूम्स को बनाने के लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ किया जाता था। और ये जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है ये कोई नई प्रोसेस नहीं है, ये बहुत पहले से चली आ रही प्रोसेस है। अर्ली फॉर्म ऑफ डिस्टिलेशन वर बैच प्रोसेसिंग यूजिंग वन वेपराइजेशन एंड वन कंडेंसेशन। तो पहले जो डिस्टिलेशन प्रोसेस की जाती थी वो बैच ऑपरेशंस होते थे जिसके अंदर एक वेपराइजेशन फेज होती थी और एक कंडेंसेशन होता था। मीन्स कि इसमें क्या होता था, वाटर होता था और उसके अंदर जैसे कि जिसकी हम परफ्यूम बना रहे होते थे, जैसे रोज़ की अगर परफ्यूम बना रहे हैं तो रोज़ के पैलेट्स डाल दिए जाते थे वाटर के अंदर। देन ये जो रोज़ पेटल्स होती थी उनका वेपराइजेशन होता था और फिर उसका कंडेंसेशन होता था वाटर की प्रेजेंस में और फिर उससे हमें लास्ट में क्या मिलते थे, रोज़ की परफ्यूम मिल जाती थी। तो ये जो होते थे ये बैच प्रोसेसेस होते थे जिसके अंदर वन वेपराइजेशन और वन कंडेंसेशन होता था। एंड प्यूरिटी वॉज इम्प्रूव्ड बाय फर्दर डिस्टिलेशन ऑफ कंडेंसेट। और फिर जो लास्ट में कंडेंसेशन प्रोसेस से हमें कंडेंसेट मिलता था उसको प्यूरिफाई किया जाता था अगेन डिस्टिलेशन करके। ग्रेटर वॉल्यूम्स वर प्रोसेस्ड बाय सिंपली रिपीटिंग द डिस्टिलेशन। इसमें ग्रेट वॉल्यूम्स को यूज़ किया जाता था, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स को यूज़ किया जाता था और डिस्टिलेशन प्रोसेस को बार बार रिपीट किया जाता था, ना सिर्फ परफ्यूम्स को बनाने के लिए बल्कि उनको प्यूरिफाई करने के लिए भी। So the chemists were reported to carry out as many as 500 to 600 distillations in order to obtain a pure compound। तो एक प्योर कंपाउंड को ऑब्टेन करने के लिए पहले के टाइम पे जो केमिस्ट होते थे वो अराउंड 500 टू 600 डिस्टिलेशन यूनिट्स लगाते थे और उसके थ्रू एक प्योर कंपाउंड को ऑब्टेन करते थे। इन द अर्ली 19th सेंचुरी द बेसिस of modern techniques including preheating and reflux were developed in 1877 US। फिर 1900 शताब्दी के शुरुआत में बेसिक जो मॉडर्न टेक्निक्स है वो डेवलप हुई जिसके अंदर प्री हीटिंग की गई और साथ में रिफ्लक्स लगाया गया 1877 के अंदर यूएस में, जिसकी वजह से जो डिस्टिलेशन के अंदर जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था वो कम हुआ और इतने सारे जो डिस्टिलेशन किया जाता था एक प्योर कंपाउंड को ऑब्टेन होने के लिए वो भी कम हुआ। मीन्स की मशीनरी कम हुई जिसकी हेल्प से और टाइम भी कम हुआ। देन यहाँ पे डिस्टिलेशन का एक बेसिक सेटअप दिखाया गया है कि किस तरीके से डिस्टिलेशन होता है। तो एक डिस्टिलेशन कॉलम होता है जिसके अंदर फीड को इंट्रोड्यूस किया जाता है। देन इसके अंदर दो सेक्शन होते हैं, एक होता है रेक्टिफाइंग सेक्शन और दूसरा होता है स्ट्रिपिंग सेक्शन। तो इसमें क्या होता है, जो स्ट्रिपिंग सेक्शन होता है इसके अंदर बॉयल वेपर्स आती है रिबॉयलर से और जो लिक्विड होता है कॉलम से वो इस रिबॉयलर के अंदर जाता है और अल्टीमेटली यहाँ से बॉटम से प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होता है। जबकि ऊपर की तरफ रिफ्लक्स कंडेंसर लगा होता है जिसमें क्या होता है, फीड की बॉइलिंग से जो वेपर्स बनती हैं ये रिफ्लक्स कंडेंसर के अंदर जाती हैं वेपर्स और फिर ये रिफ्लक्स ड्रम से होती हुई लिक्विड रिफ्लक्स के थ्रू वापस आती हैं और इधर से टॉप प्रोडक्ट हमें मिलता है। तो दो तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, एक मिलेगा टॉप प्रोडक्ट, एक मिलेगा बॉटम प्रोडक्ट। कैसे मिल रहे हैं ये, जो हमारा डिस्टिलेशन कॉलम है उसके अंदर हमने फीड को इंट्रोड्यूस किया, फीड की हीटिंग हुई उसके अंदर, उससे दो सेक्शन क्रिएट हुए, एक बना रेक्टिफाइंग सेक्शन और दूसरा बना स्ट्रिपिंग सेक्शन। रेक्टिफाइंग सेक्शन के अंदर फीड की वेपर्स बनी, ये वेपर्स कहाँ गई, फर्दर रिफ्लक्स कंडेंसर में गई, फिर ये रिफ्लक्स कंडेंसर से रिफ्लक्स ड्रम में गई और वहाँ पे लिक्विड के रिफ्लक्स एक साइड से तो लिक्विड का रिफ्लक्स हुआ और टॉप कंडेंसर या टॉप प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हुआ
जबकि दूसरी तरफ जो लिक्विड था वो कॉलम से रिबॉयलर के अंदर गया, रिबॉयलर के अंदर बॉइलिंग हुई और बॉयल वेपर्स फिर से इस डिस्टिलेशन कॉलम में गई और नीचे से बॉटम प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होता रहा। तो इस तरीके की इसकी एक बेसिक सेटअप होता है डिस्टिलेशन का। तो डिस्टिलेशन के इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा कि डिस्टिलेशन जो है वो अभी नई आई हुई प्रोसेस नहीं है, सन 1200 से ही इसका यूज़ किया जा रहा है। पहले इसका यूज़ परफ्यूम बनाने के लिए किया जाता था, और जब इसका यूज़ परफ्यूम बनाने के लिए किया जाता था तब इसका एक बैच ऑपरेशन होता था जिसके अंदर एक वेपराइजेशन फेज और एक कंडेंसेशन फेज होती थी। फिर इससे जो प्रोडक्ट मिलता था कंडेंसेशन से कंडेंसेट होकर के उसका फर्दर प्यूरिफिकेशन किया जाता था, और प्यूरिफिकेशन के लिए इसे फिर से डिस्टिलेशन से गुजारा जाता था। तो इसमें एक बहुत ज़्यादा वॉल्यूम यूज़ किया जाता था और उसको बार बार रिपीटेड उसका डिस्टिलेशन किया जाता था जिससे कि आपको एक प्योर लिक्विड ऑब्टेन हो जाए। फिर केमिस्ट जो थे उन्होंने उस टाइम पे 500 to 600 डिस्टिलेशन यूनिट्स यूज़ करते थे एक प्योर कंपाउंड को ऑब्टेन करने के लिए। लेकिन फिर अर्ली 19th सेंचुरी के अंदर 1877 में यूएस में मॉडर्न टेक्निक्स के बेसिक जो है वो डेवलप हुए, जिसके अंदर प्री हीटिंग और रिफ्लक्स डेवलप हुआ, और इस प्री हीटिंग और रिफ्लक्स की वजह से जो इतने सारे डिस्टिलेशन यूनिट्स यूज़ किए जाते थे वो कंपैरेटिवली कम हुए, मीन्स की इंस्ट्रूमेशन कम हुआ, और सेकेंड टाइम जो कंज्यूम होता था डिस्टिलेशन प्रोसेस के अंदर वो कम हुआ। फिर हमने एक बेसिक सेटअप देखा डिस्टिलेशन का, जिसके अंदर हमने कहा कि एक डिस्टिलेशन कॉलम होती है जिसके अंदर फीड को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसमें नीचे की तरफ से जो लिक्विड होता है वो रिबॉयलर में जाता है, रिबॉयलर में उसकी बॉइलिंग होती है, उसकी वेपर्स बनती हैं, और वो बॉयल वेपर्स जो होती हैं वो फीड में इंट्रोड्यूस होती हैं। उस ऊपर की तरफ से उसमें जो वेपर्स बन रही होती हैं वो रेक्टिफाइंग कॉलम में जाती है, वहाँ उसका रिफ्लक्स कंडेंसर होता है और फिर रिफ्लक्स ड्रम में होती हुई वो बाहर निकलती है। तो इस तरीके से हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक हमें टॉप प्रोडक्ट मिलता है और एक हमें बॉटम प्रोडक्ट मिलता है। तो ये हमने बेसिक देखा डिस्टिलेशन का। देन इंट्रोडक्शन के बाद आता है डिस्टिलेशन का ऑब्जेक्टिव, कि ये डिस्टिलेशन बेसिकली किया क्यों जाता है। सो द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्टिलेशन इज टू सेपरेट लिक्विड मिक्सचर इनटू 2 or more कंपोनेंट्स। तो डिस्टिलेशन का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो है लिक्विड मिक्सचर से 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स को सेपरेट करना। इन द बेसिक distillation column, a feed stream enters in the middle of the column and 2 streams leave, one at the top and the one at the bottom। तो जैसा कि हमने लास्ट अभी बेसिक सेटअप देखा है डिस्टिलेशन का, उससे हमें पता भी चल रहा है कि जो बेसिक डिस्टिलेशन का कॉलम होता है उसके अंदर जो फीड स्ट्रीम होता है वो मिडिल वाले कॉलम के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। मीन्स की जो फीड है वो हम मिडिल वाले कॉलम में डालेंगे, और उसमें 2 स्ट्रीम्स होते हैं, एक ऊपर की तरफ निकलता है, दूसरा नीचे की तरफ निकलता है। तो जो ऊपर की तरफ निकलता है उससे हमें एक प्रोडक्ट मिलता है, और जो नीचे की तरफ बॉटम से निकलता है उस स्ट्रीम से हमें दूसरा प्रोडक्ट मिलता है। तो इस तरीके से हमें 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, और एक इसके अंदर असेंबली में फीड इंट्रोड्यूस करने के लिए कॉलम होता है। देन components with lower boiling point are concentrated in the stream leaving the top, while the components with higher boiling point are concentrated in the stream leaving the bottom। तो क्या होता है कि वो कंपोनेंट्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, यानी कि जो इजीली बॉयल होने लग जाते हैं, उनका कंसंट्रेशन कहाँ होता है, स्ट्रीम में टॉप में होता है। मीन्स कि वो हीटअप होते हैं, और जो कंपोनेंट्स इजीली बॉयल हो जाते हैं, जो कि इजीली कम टेम्परेचर पे ही वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो तो टॉप से बाहर निकल जाते हैं। जबकि जिन कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, मीन्स कि जिन्हें ज़्यादा हीट देनी पड़ती हैं, वो पहले रिबॉयलर में हो जाते हैं और फिर वहाँ से उसकी स्टीम बनती है, उसकी वेपर्स बनती हैं, और फिर वो नीचे वाले एरिया से उसकी स्टीम बाहर निकलती हैं। तो हमने डिस्टिलेशन के ऑब्जेक्टिव में क्या देखा कि डिस्टिलेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है लिक्विड मिक्सचर से 2 या 2 से ज़्यादा 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स को सेपरेट करने का ये एक टेक्निक है। और इसके अंदर एक बीच में मिडिल में कॉलम होता है जिसके अंदर फीड जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। देन इसके 2 आउटलेट्स होते हैं, एक ऊपर की तरफ होता है, एक नीचे की तरफ होता है। ऊपर की तरफ वाले जो आउटलेट होते हैं उससे लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाला जो लिक्विड होता है वो कंसनट्रेट होकर स्ट्रीम से बाहर निकलता है, जबकि नीचे वाला जो आउटलेट होता है
उससे हायर बॉइलिंग पॉइंट वाला जो लिक्विड है वो कंसनट्रेट होके बाहर निकलता है। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्टिलेशन। देन नेक्स्ट इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है और किस पे ये बेस है, लेट्स सी। Distillation is a process by which a liquid mixture is separated into fractions with higher concentration of certain components by exploiting differences in relative volatility. सो डिस्टिलेशन क्या है? डिस्टिलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू जो लिक्विड मिक्सचर्स होते हैं वो उसके लिक्विड कंपोनेंट्स के अंदर सेपरेट हो जाते हैं। इसमें जो कंपोनेंट्स के फ्रैक्चर्स होते हैं वो उसकी कंसंट्रेशन के बिहाफ पे होता है, मींस कि अलग अलग कंसंट्रेशन के लिक्विड्स होते हैं और वो सेपरेट होते जाते हैं उनकी रिलेटिव वॉलेटिलिटी के ऊपर। मींस कि जो ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, मींस कि जो कम टेम्परेचर पे ही इवोपरेट होने लग जाते हैं, उन कंपोनेंट्स को पहले आप सेपरेट कर लेंगे, फिर जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है उन्हें बाद में उनके रिलेटिव वॉलेटिलिटी के बिहाफ पे जो डिफरेंसेस आते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट में, उसके बिहाफ पे सेपरेट किया जाता है। सो डिस्टिलेशन हैज़ बीन यूज्ड वाइडली टू सेपरेट वॉलेटाइल कंपोनेंट्स विद नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट्स। तो इस तरीके से डिस्टिलेशन का जो यूज़ है वो वाइडली वॉलेटाइल कंपोनेंट्स को नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट्स से सेपरेट करने के लिए भी किया जाता है। इन इंडस्ट्रियल सेटिंग such as oil refineries and natural gas processing plants, these separation process is undertaken using a distillation column. तो इंडस्ट्रियल सेटिंग्स के अंदर क्या होता है, डिस्टिलेशन कॉलम का यूज़ करके जो ऑयल रिफाइनरीज होती हैं और नेचुरल गैस के प्रोसेसिंग प्लांट्स होते हैं उसके अंदर इस डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है ताकि जो मेन कंपोनेंट्स हैं, जो प्योर कंपोनेंट्स हैं, उनको सेपरेट किया जा सके। तो हमने क्या कहा कि डिस्टिलेशन क्या है? डिस्टिलेशन एक सेपरेटिंग टेक्निक है जिसके अंदर लिक्विड मिक्सचर को उसके फ्रैक्चर्स के अंदर, उसके डिफरेंट लिक्विड फ्रैक्शंस के अंदर सेपरेट किया जाता है। और ये सेपरेशन किसके बिहाफ पे होता है? उनकी कंसंट्रेशन के बिहाफ पे होता है। मींस कि हर कंपोनेंट की एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन होती है उस लिक्विड मिक्सचर के अंदर जिसकी को उससे अलग किया जाता है। और ये जो सेपरेशन है ये रिलेटिव वॉलेटिलिटी के ऊपर है। मींस कि जो ज़्यादा वॉलेटाइल कंपाउंड्स हैं उनको पहले सेपरेट किया जाएगा और जो कम वॉलेटाइल होते हैं, जिनका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, उन्हें बाद में सेपरेट किया जाता है। और इस डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ करके इस तरीके से आप वॉलेटाइल कंपोनेंट्स को नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट से सेपरेट कर सकते हैं। और इस प्रिंसिपल को यूज़ करके जो इंडस्ट्रियल सेटिंग्स होती हैं जैसे कि ऑयल रिफाइनरीज हो गई, नेचुरल गैस प्रोसेसिंग प्लांट्स हो गए, उनके अंदर इसको यूज़ करके डिस्टिलेशन कॉलम का यूज़ करके सेपरेशन प्रोसेस किया जाता है। देन आता है कि दिस प्रोसेस कैन बी रिपीटेड फॉर मैनी टाइम्स टू इंक्रीज द डिग्री ऑफ सेपरेशन इन द ओरिजिनल मिक्सचर। तो जो ओरिजिनल मिक्सचर होता है जिसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स मिले हुए होते हैं, तो इस प्रोसेस को बार बार यूज़ करके उसकी डिग्री ऑफ सेपरेशन को बढ़ाया जा सकता है। मींस कि जैसे आपने फर्स्ट टाइम सेपरेशन किया तो हो सकता है कि 100% प्योर आपको कंपाउंड्स नहीं मिले हों, क्योंकि क्या होता है कि जैसे पहला वाला कंपाउंड जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था वो जा रहा था, उसकी वेपर्स बन रही थी, और एट द सेम टाइम जिसका बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा है उसकी भी स्लाइटली वेपर्स जो है वो पहले वाले के अंदर मिक्स हो सकती हैं। तो इसको प्योर अगर आपको कंपाउंड ऑब्टेन करना है तो इस डिस्टिलेशन प्रोसेस को बार बार किया जाता है, मैनी टाइम्स किया जाता है, ताकि डिग्री ऑफ सेपरेशन को बढ़ाया जा सके। सच अ प्रोसेस इज नॉर्मली कॉल्ड एज रेक्टिफिकेशन, और इस तरीके के प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। मीन्स कि अगर आप बार बार डिस्टिलेशन कर रहे हो प्योर कंपाउंड्स को ऑब्टेन करने के लिए तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। देन सेकेंड है इसके अंदर फ्रैक्शनाइजेशन। सो क्या होता है फ्रैक्शनाइजेशन? इट इज़ एन अनदर टर्म फॉर डिस्टिलेशन एंड ऑल्सो कॉल्ड फ्रैक्शनाइजेशन डिस्टिलेशन। मीन्स कि फ्रैक्शनाइजेशन जो है वो डिस्टिलेशन का एक अनदर टर्म है। मीन्स कि आप फ्रैक्शनाइजेशन बोल लीजिए या डिस्टिलेशन बोल लीजिए, एक ही बात है, क्योंकि डिस्टिलेशन के अंदर भी कंपोनेंट्स को फ्रैक्शनाइज किया जाता है, उसको उसके फ्रैक्शंस में तोड़ा जाता है, तो इसलिए इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कह सकते हैं या फ्रैक्शनाइजेशन भी बोल सकते हैं।
देन थर्ड आता है इसमें फीड। फीड मीन्स की जिसको डाला जाता है सेपरेट होने के लिए। तो द लिक्विड और गैस फीड इनटू द डिस्टिलेशन कॉलम, मीन्स कि डिस्टिलेशन कॉलम में सेपरेशन के लिए जो इंट्रोड्यूस किया जाता है उसको बोलते हैं फीड। देन नेक्स्ट है फीड ट्रे। द ट्रे बिलो द इनलेट नोजल इज कॉल्ड द फीड ट्रे। तो जो इनलेट नोजल होता है उसके नीचे जो ट्रे लगी होती है उसको बोलते हैं फीड ट्रे। देन नेक्स्ट है हैवी कंपोनेंट। तो हैवी कंपोनेंट क्या होता है, लाइट कंपोनेंट्स क्या होते हैं। So the component with a lower relative volatility, for an example, simple hydrocarbons. This is a component with a higher molecular weight. तो heavy component किसे बोलते हैं कि ऐसा component जिसकी relatively high volatility होती है, means कि जिसकी लो होती है रिलेटिव वॉलेटिलिटी। मीन्स कि अगर दो कंपोनेंट्स हैं और उन दोनों में से कोई एक कंपोनेंट है जो कि इजीली वॉलेटाइल नहीं हो रहा है, जिसे ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है वॉलेटाइल होने के लिए, तो उसे बोलते हैं हैवी कंपोनेंट। फॉर एन एग्जांपल हाइड्रोकार्बन्स। तो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनका हायर मॉलिक्यूलर वेट होता है और इसकी वजह से वो इजीली वेपराइज नहीं होते हैं, उनको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। तो ऐसे कंपोनेंट्स को हैवी कंपोनेंट्स बोलते हैं। जबकि सेकेंड होता है हमारे लाइट कंपोनेंट्स। सो द कंपोनेंट्स विथ अ रिलेटिवली हायर वॉलेटिलिटी। फॉर एन एग्जांपल सिंपल हाइड्रोकार्बन्स, दिस इज एन कंपोनेंट विथ द लोअर मॉलिक्यूलर वेट। मीन्स कि वो कंपोनेंट्स जिनकी जो वॉलेटिलिटी है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, मीन्स कि जिन्हें कम टेम्परेचर देने पर ही वो इजीली वॉलेटाइल हो जाते हैं, उन्हें बोलते हैं लाइट कंपोनेंट्स। फॉर एन एग्जांपल सिंपल हाइड्रोकार्बन्स, मीन्स कि वो सिंपल हाइड्रोकार्बन जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है वो लाइट कंपोनेंट्स हैं, और वो हाइड्रोकार्बन जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है वो क्या है, हैवी कंपोनेंट्स हैं। देन नेक्स्ट आता है स्ट्रिपिंग सेक्शन। तो क्या है स्ट्रिपिंग सेक्शन? इट इज़ अ सेक्शन दैट कंसिस्ट ऑफ अ ट्रे बिटवीन द बॉटम ऑफ द कॉलम एंड द फीड ट्रे। तो अभी हमने लास्ट फीड ट्रे देखा है। तो एक ऐसा सेक्शन जिसके अंदर ट्रेज होती हैं, किस किस के बीच में, जो कॉलम है उसके बॉटम और फीड ट्रे के बीच में एक सेक्शन होता है जिसे स्ट्रिपिंग सेक्शन बोला जाता है। देन नेक्स्ट आता है रेक्टिफाइंग सेक्शन। सो क्या है रेक्टिफाइंग सेक्शन? इट इज़ अ सेक्शन दैट कंसिस्ट ऑफ अ ट्रे बिटवीन द फीड ट्रे एंड द टॉप ऑफ द कॉलम। मीन्स कि जो फीड ट्रे है जो हमने अभी लास्ट देखी उसमें और जो कॉलम का टॉप है उसके बीच में जो सेक्शन है उसे रेक्टिफाइंग सेक्शन बोलते हैं। मीन्स कि हमने लास्ट क्या देखा था, फीड ट्रे। फीड ट्रे हमने क्या बोला था कि जो इनलेट है, इनलेट के नोजल के जस्ट नीचे जो ट्रे होती है उसे फीड ट्रे बोलते हैं। अब इस फीड ट्रे के नीचे जो कॉलम है, तो उस कॉलम और उस फीड ट्रे के बीच में जो जगह है उसको बोलते हैं स्ट्रिपिंग सेक्शन, और इस फीड ट्रे और उसके ऊपर जो कॉलम है उसके बीच में जो जगह है, जो सेक्शन है, उसको बोलते हैं रेक्टिफाइंग सेक्शन। तो इस तरीके से हमने दो सेक्शन देखे, स्ट्रिपिंग सेक्शन एंड रेक्टिफाइंग सेक्शन। देन नेक्स्ट आता है टॉप प्रोडक्ट। तो द प्रोडक्ट विच लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द कॉलम ऑल्सो कॉल्ड डिस्टिलेट, एंड द बॉटम प्रोडक्ट इट इज़ द प्रोडक्ट विच लीव्स थ्रू द बॉटम ऑफ द डिस्टिलेशन कॉलम। तो हमने एक डायग्राम देखा था, अभी एक सेटअप देखा था डिस्टिलेशन का, जिसके अंदर हमने देखा था कि एक प्रोडक्ट तो हमें ऊपर से मिल रहा था और एक प्रोडक्ट हमें नीचे से मिल रहा था। तो टॉप प्रोडक्ट क्या है? टॉप प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है जो कि कॉलम के टॉप से बाहर निकलता है और इसे डिस्टिलेट भी बोला जाता है। जबकि बॉटम प्रोडक्ट क्या होता है? बॉटम प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जो कि डिस्टिलेशन कॉलम के नीचे से बाहर निकलता है और इसे बॉटम प्रोडक्ट बोला जाता है। देन नेक्स्ट आता है रिफ्लक्स। सो क्या होता है रिफ्लक्स? रिफ्लक्स का मतलब है री मीन्स दोबारा और फ्लक्स मीन्स की फ्लक्सिंग होना। तो रिफ्लक्स मतलब कि जो वेपर बनी है वो फिर से लिक्विड में आएंगी और फिर से उनकी वेपर्स बनेंगी, तो जो वेपर फाइनल बनेगी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेपर्स होंगी। सो द पोर्शन ऑफ द वेपर फ्रॉम द टॉप ऑफ द कॉलम which has been condensed to a liquid and returned to the column as a liquid above the top tray। तो जो टॉप ट्रे होती है उसके ऊपर क्या होता है कि जो वेपर्स होती हैं कॉलम की, जो ऊपर वाले टॉप से बाहर निकल रही होती हैं, वो वापस से कंडेंस होती हैं, लिक्विड में जाती हैं और लिक्विड कॉलम में जा कर के एज एन लिक्विड वो जाती हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिफ्लक्स बोलते हैं। मीन्स कि जो वेपर्स बनी हैं
कॉलम के टॉप में वो फिर से कंडेंस होंगी, कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म करेंगी और लिक्विड फॉर्म करके फिर से लिक्विड कॉलम में रिटर्न होंगी, फिर से वो अपनी वेपर बनाएंगी और इस रीसर्कुलेशन को क्या बोलते हैं, रिफ्लक्स बोलते हैं। देन आता है रीबॉयलर, मीन्स कि दोबारा बॉयल करता हो। सो अ हीट एक्सचेंजर एट द बॉटम ऑफ द कॉलम विच बॉयल्स द सेम ऑफ द लिक्विड लिविंग द कॉलम। तो नीचे वाले कॉलम के अंदर आपने डायग्राम में देखा था कि लिक्विड जो है वो निकल रहा था और वो लिक्विड रिबॉयलर में जा रहा था, वहाँ पे उसकी फिर से बॉइलिंग हो रही थी, उसकी वेपर्स बन रही थी और वो फिर से किस में एंटर करता है, जो नीचे वाले इनलेट से फीड वाले कॉलम के अंदर, डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर जाता है। तो रीबॉयलर क्या है, एक हीट एक्सचेंजर है जो कॉलम के बॉटम में लगा होता है, जो कि क्या करता है, जो कॉलम से बाहर निकल रही होती है लिक्विड उसको बॉयल करता है। तो हमने दो चीज़ें देखी, रिफ्लक्स और रिबॉयलर। रिफ्लक्स तो क्या करता है, वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करता है और फिर से डिस्टिलेशन कॉलम में भेजता है, जबकि रिबॉयलर क्या करता है, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करता है और उसे फिर से डिस्टिलेशन कॉलम में भेजता है। देन नेक्स्ट आता है वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम कर्व और VLE। तो वेपर और लिक्विड के बीच में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है और उसको एक कर्व के फॉर्म में प्लॉट किया जाता है। सो क्या है वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम कर्व? सो अ प्लॉट ऑफ द एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ द लाइट components in the vapor phase for a given composition of in the liquid phase। तो ये जो वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम कर्व होता है, इसके अंदर जो लाइटर कंपोनेंट होता है वेपर का, उसका जो लिक्विड फेज है उसके टोटल कंपोजिशन के साथ एक कर्व प्लॉट किया जाता है, जिसमें एक्चुअली डिफरेंस देखा जाता है कि जो लाइटर कंपोनेंट है उसका कितना कंपोजिशन प्रेजेंट है टोटल लिक्विड फेज के कंपोजिशन से। तो दिस इज द वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम कर्व विच रिप्रेजेंट्स द composition of lighter component in the vapor phase with the complete composition of liquid phase। then next आता है geotropic mixture। तो geotropic mixture क्या है, it is a mixture of liquids with different boiling points। for an example nitrogen, methane, ethane and propane etc। where is a geotropic mixture? It is a mixture of two or more liquids that has a constant boiling point because vapor has same composition has liquid mixture। तो जियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, ऐसे लिक्विड्स का मिक्सचर जिसके अंदर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। मीन्स कि एक लिक्विड्स का मिक्सचर है, मीन्स कि जिसमें बहुत सारे लिक्विड्स हैं और इन लिक्विड जो कंपोनेंट हैं इन सबका एक डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है और ये सभी एक साथ प्रेजेंट हैं और इसको बोलते हैं जियोट्रॉपिक मिक्सचर। और इसके एग्जाम्पल्स हैं नाइट्रोजन, मीथेन, ईथेन एंड प्रोपेन। मीन्स कि अगर आप मिक्स कर दें नाइट्रोजन, मीथेन, ईथेन और प्रोपेन को, जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, तो वो सभी मिलकर एक साथ जियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएंगे। जबकि जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा लिक्विड कंपोनेंट्स होते हैं और इन सभी का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो सेम होता है, क्योंकि इसके अंदर जो वेपर्स होती हैं वो सेम कंपोजिशन में रहती है जैसे कि लिक्विड मिक्सचर में होंगी। मीन्स कि लिक्विड मिक्सचर में जिस तरीके का वेपर होती हैं उसी तरीके की वेपर इंडिविजुअल रखती हैं, इंडिविजुअल लिक्विड रखती हैं और इसलिए जो मिक्सचर बनता है दो या दो से ज़्यादा लिक्विड्स का, यहाँ पे उन सभी का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है और ये बनाता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो यहाँ पे हमने डिस्टिलेशन का बेसिक प्रिंसिपल स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने बहुत सारी टर्म्स को स्टडी किया। फर्स्ट हमने स्टडी किया रेक्टिफिकेशन, जिसके अंदर हमने बोला कि बार बार डिस्टिलेशन किया जाता है प्योर कंपाउंड्स को ऑब्टेन करने के लिए, उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। फिर हमने कहा फ्रैक्शनाइजेशन, तो हमने कहा कि डिस्टिलेशन को फ्रैक्शनाइजेशन भी बोल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर बेसिकली डिफरेंट फ्रैक्शंस के अंदर लिक्विड कंपोनेंट को, लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट किया जाता है। फिर हमने कहा फीड, तो डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर जिस लिक्विड मिक्सचर को इंट्रोड्यूस किया जाता है उसको बोलते हैं फीड। देन फीड ट्रे, फीड ट्रे में हमने कहा कि जहाँ से फीड को इंट्रोड्यूस किया जाता है उसके नीचे एक ट्रे लगी होती है, उसे फीड ट्रे बोलते हैं। फिर हमने कहा हैवी कंपोनेंट और लाइट कंपोनेंट। तो हैवी कंपोनेंट वो होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है या जो रिलेटिवली लेस वॉलेटाइल होते हैं,
जिनको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है हीट अप होने के लिए, वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, तो उनको बोला हैवी कंपोनेंट। देन हमने लाइट कंपोनेंट की बात करी, तो जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है और जो इजीली वॉलेटाइल हो जाते हैं उनको बोला लाइट कंपोनेंट, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा टेम्परेचर देते ही वो इजीली वेपराइज हो जाएंगे। देन हमने दो सेक्शंस की बात करी, एक था स्ट्रिपिंग सेक्शन और एक था रेक्टिफाइंग सेक्शन। तो हमारे फीड ट्रे के और कॉलम के बॉटम के बीच में जो बीच में सेक्शन है उसको बोला स्ट्रिपिंग सेक्शन, और उस फीड ट्रे के और ऊपर के यानी कि कॉलम के ऊपर के बीच में जो सेक्शन था उसको बोला रेक्टिफाइंग सेक्शन। फिर हमने बोला टॉप प्रोडक्ट एंड बॉटम प्रोडक्ट। तो वो प्रोडक्ट जो ऊपर से ऑब्टेन हो रहा है, जो कि वेपर्स हैं, जो इजीली वॉलेटाइल हैं, जिनकी इजीली वेपर्स बनती हैं, जो कि लाइट कंपोनेंट हैं, उनको बोला टॉप प्रोडक्ट, और बॉटम प्रोडक्ट बोला जो नीचे से हमें ऑब्टेन हो रहे हैं, जिनको रीबॉयलर के थ्रू पास किया जा रहा है। देन हमने रिफ्लक्स और रीबॉयलर की बात करी। तो रिफ्लक्स के अंदर हमने कहा कि हमने जो सेटअप देखा था उसमें ऊपर रिफ्लक्स लगा था, जिसमें कि वेपर्स जो बनती हैं लिक्विड कंपोनेंट की वो जाती है, वो वेपर्स फर्दर लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं और वापस से डिस्टिलेशन कॉलम में आती हैं। जबकि रीबॉयलर हमने नीचे की तरफ देखा था कि नीचे की तरफ जो लिक्विड कंपोनेंट होता है वो रीबॉयलर में जाता है, जहाँ हीट एक्सचेंज होता है और ये लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट होता है, और ये वेपर फिर से फीड कॉलम में या डिस्टिलेशन कॉलम में इंट्रोड्यूस की जाती है। फिर हमने वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम कर्व की बात करी, जहां हमने कहा कि जो लाइटर कंपोनेंट होता है उसका टोटल कंपोनेंट के साथ एक प्लॉट बनाया जाता है और उसको बोलते हैं वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम कर्व। देन हमने जियोट्रॉपिक और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की बात करी, जहां हमने कहा कि वो लिक्विड मिक्सचर जिसके अंदर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं उनको जियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलेंगे, जबकि वो लिक्विड मिक्सचर जिसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, उन्हें एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोला जाता है। तो यहाँ पे हमने डिस्टिलेशन के बेसिक प्रिंसिपल को स्टडी किया है। देन नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन। तो जैसा कि हम कहते आ रहे हैं कि डिस्टिलेशन जो है एक सेपरेटिंग टेक्निक है, तो इसमें किस तरीके से सेपरेशन किया जाता है, लेट्स सी कि डिस्टिलेशन टेक एडवांटेज ऑफ डिफरेंस इन रिलेटिव वॉलेटिलिटी ऑफ द फीड मिक्सचर कंपोनेंट्स। तो डिस्टिलेशन जो होता है इसमें फीड मिक्सचर के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनके बीच में रिलेटिव वॉलेटिलिटी डिफरेंस होता है और इसकी वजह से सेपरेशन होता है। मीन्स कि क्योंकि जो कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं, वॉलेटाइल होते हैं, तो उनकी इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके यहाँ पे डिस्टिलेशन किया जाता है। जनरली फॉर 2 or more components at a given temperature and pressure there will be difference in the vapor and liquid composition at equilibrium due to component partial pressure। तो क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स होते हैं जो कि एक गिवन टेम्परेचर पे और प्रेशर पे उनके बीच में एक डिफरेंस होता है लिक्विड और वेपर के कंपोजिशन का एक इक्विलिब्रियम स्टेट में, और इसकी वजह से जो कंपोनेंट्स हैं वो पार्शियल प्रेशर में होते हैं। मीन्स कि जो पार्शियल प्रेशर डिफरेंस होता है उसकी वजह से क्या होता है, जब हीटिंग हो रही होती है तो जो कंपाउंड्स हैं उनमें से जो लिक्विड मिक्सचर है उसमें से कोई एक कंपाउंड तो होगा, एक ऐसा कंपोनेंट होगा जो कि वेपर फेज में होगा, जबकि कोई दूसरा कंपोनेंट जो होगा वो लिक्विड फेज में होगा। तो वो जो मिक्सचर है वो वेपर और लिक्विड का एक इक्विलिब्रियम में होता है, क्योंकि उनके बीच में एक पार्शियल प्रेशर डिफरेंस होता है, और इस गिवन टेम्परेचर और गिवन प्रेशर पे कोई लिक्विड तो वेपर फेज में होगा और कोई लिक्विड फेज में होगा, और इसकी वजह से उसमें एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है और इसकी वजह से सेपरेशन हो पाता है। तो यहाँ एक डायग्राम दिखाया गया है जिससे आप सेपरेशन के प्रिंसिपल को समझ सकते हैं। तो एक लिक्विड मिक्सचर है, लिक्विड मिक्सचर में आप देख सकते हैं कि जिसका टेम्परेचर और प्रेशर पे जो ज़्यादा वॉलेटाइल है वो ऊपर की तरफ मूव करता है और ऊपर से बाहर निकल जाता है, जबकि जिसका टेम्परेचर और वेपर जो है वो कम होती है, मीन्स कि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे जो कि लिक्विड फेज में होती हैं वो नीचे की तरफ होता है और इनको सेपरेटर से सेपरेट किया हुआ होता है। देन एक वेपर का फ्लो होता है जिसकी वजह से एक तो डाउन कॉर्नर से बाहर निकलता है और एक ऊपर से बाहर निकलता है। नीचे सीव ट्रेज लगी होती हैं जिससे कि जो सॉलिड कंपोनेंट्स हैं उन्हें आप सीव के थ्रू
सीविंग करके भी सेपरेट कर सकते हैं। तो सेपरेशन के प्रिंसिपल में हमने क्या कहा कि जो बेसिक सेपरेशन का प्रिंसिपल है वो इस चीज़ पे बेस्ड है कि डिस्टिलेशन में रिलेटिव वॉलेटिलिटी होती है, मींस के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे वो वॉलेटाइल होते हैं और डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे वो आइदर लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं या वेपर फेज में हो सकते हैं। तो इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से कि वो डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट प्रेशर पे डिफरेंट फेज में होंगे, इसका यूज़ करके सेपरेशन किया जाता है। तो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन। तो अगर हम सम अप करें इस वीडियो लेक्चर को, तो हमने स्टार्ट किया था डिस्टिलेशन, जिसका हमने इंट्रोडक्शन देखा फर्स्टली, फिर हमने डिस्टिलेशन को ऑब्जेक्टिव समझा कि क्यों किया जाता है डिस्टिलेशन प्रोसेस। देन हमने डिस्टिलेशन का बेसिक प्रिंसिपल देखा, जिसके अंदर हमने वेरियस काइंड्स ऑफ डेफिनेशंस देखी ताकि हम डिस्टिलेशन की एक बेसिक सेटअप को समझ सकें। फिर हमने सेपरेशन का प्रिंसिपल देखा कि डिस्टिलेशन के अंदर जो सेपरेशन किया जाता है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। तो यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं इस वीडियो लेक्चर को। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसी पार्ट को कंटिन्यू रखेंगे और डिस्टिलेशन से रिलेटेड और पैरामीटर्स को स्टडी करेंगे। सो फॉर नाउ, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।